अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। दहशत गर्दी और खौफ की फ़ज़ा में पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी। इस्लामाबाद में 13वीं ECO कॉन्फ्रेंस अपने अख्तिताम को पहुंची। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, मनशियात से निमटने का अज़्म, इलाकाई तजारत को फ़रोग़ और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए विजन 2025 की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा, इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने के लिए ECO अहम फोरम है। दुनिया की 52% तजारत ECO के खित्ते से होती है। ECO का खित्ता तजारती सरगर्मियों का मरकज रहा है। रेलवे, शाहराहें, तेल और गैस की पाइपलाइनें खित्ते को करीब ला रही हैं। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त मीडिया पर पाकिस्तान सुपर लीग के चर्चे और इसी मुतालिक खबरें और इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो इसी दौरान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तुर्की, ईरान समेत तंजीम के 8 सरबराहान मुमलिकत की आमद और खित्ते में मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म किसी मोजज़े से कम नहीं है। गो कि RCD से ECO तक का सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाबियों की दास्तान नहीं है, लेकिन मशरिक़ का तिजारती मरकज़ बनने और चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड ने गोया इस खित्ते की अहमियत को कहीं बढ़ा दिया है। एक तरफ सार्क तंजीम का इजलास, जिसे भारत ने अमलन नाकाम बनाया और रुकन ममालिक के माबैन तजारत ना होने के बराबर है, तो दूसरी तरफ ECO यानी कि इकनॉमिक सरबराही कॉन्फ्रेंस या इक़्तिसादी सरबराही कॉन्फ्रेंस के खित्ते में तजारत का नया मॉडल सामने आ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या इलाकाई तजारत जो जनूबी एशिया में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, इसके ज़रिए इसे नई जिंदगी मिल सकती है। और सवाल यह भी कि ECO तंजीम की कामयाब कॉन्फ्रेंस मोदी हुकूमत की पाकिस्तान को तनहा करने की मुहिम की नाकामी है। इसी पूरे मामले पर रिपोर्ट कार्ड पैनल से आज डिस्कशन करेंगे। उनका तज्जिया आपके सामने। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इम्तियाज़ आलम, मज़हर अब्बास, बाबर सत्तार और इरशाद भट्टी साहब। रिपोर्ट कार्ड का सवाल आप सबके लिए इस तरह से, इक़्तिसादी ताउन तंजीम क्या सार्क का मुतबादल हो सकती है? अगर आप समझते हैं कि ये इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO इफेक्टिव तौर पर काम करे, जिस तरह से विजन 2025 सामने लाया गया, तो किसी हद तक खित्ते को आगे ले जा सकेगी, खित्ता मजबूत हो सकेगा। आप इसे मुतबादिल समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, और इत्तफाक नहीं करते और समझते हैं कि ये एक अलग तंजीम, इसका अलग मकसद और सार्क अपनी जगह एक इफेक्टिव मॉडल है और उसकी ज़रूरत अपनी जगह मौजूद है, तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, मेरा ख्याल है दोनों जगह एक मुश्तरका प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, और वो ये कि जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसमें जो इख्तलाफात हैं बहुत से ममालिक के आपस में, और ये हमने सार्क में भी देखा कि सार्क समिट अक्सर पाकिस्तान भारत जो है वो हाईजैक कर लेता था। उनके जो ताल्लुकात थे उसी की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं, क्योंकि ताल्लुकात में टेंशन थी दो ममालिक में, और बदकिस्मती से सार्क का जो चार्टर था उसमें चूँकि बायलैटरल मामलात जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं आते थे, लिहाजा जो बुनियादी इख्तलाफात दूर करने में सार्क अपना रोल प्ले कर सकती थी, वहाँ वो रोल प्ले ही नहीं कर सकी। यही प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ भी आएगी, क्योंकि जो बहुत से ममालिक हैं, हालांकि जो अगर आप वैसे देखें तो मेरे नज़दीक ECO ज़्यादा इफेक्टिव फोरम साबित हो सकता है, लेकिन अगेन टर्की, ईरान पाकिस्तान के वैसे बज़ाहिर हमें ताल्लुकात अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में टेंशन नज़र आती है। इसी तरह टर्की ईरान के मामलात, तो जो प्रॉब्लम इस रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एड्रेस नहीं होंगे और वहीं आके रुकावट बनती है, चाहे वो तिजारत हो या चीज़ें जो है एक दूसरे के वीज़ा रिलैक्सेशन का मामला हो, ये सारी चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं होंगी ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो जहाँ मेरे नज़दीक ECO ज़्यादा इफेक्टिव फोरम हो सकता है, बशर्ते कि ये इख्तलाफात चीज़ें ख़त्म है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सार्क का जो चार्टर है और ECO का जो चार्टर है उस दोनों में बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर आप चॉइस लें तो चूँकि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तक़बिल करीब में हल होते हुए नज़र नहीं आते चीज़ें, बल्कि और ज़्यादा, तो इसलिए सार्क ऑलमोस्ट डेड बॉडी बन के रह गई है। ECO को जो है वो इकनॉमिक फोरम के तौर पे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें ये डिफ़िकल्टी ज़रूर आएंगी।
मतलब साहब आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, और अगर आप तुर्की ईरान की बात करें जी। तो उनके दरमियान भी मुआहदे हुए, हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। जी जी, हाँ का ऑप्शन। ठीक। हसन निसार साहब, क्या वाकई साक एक डेड बॉडी बन गया और ईसीओ रिप्लेस कर सकता है पाकिस्तान, और इससे मुतालिका ममालिक को सामने रखा जाए तो एक इफेक्टिव रोल प्ले होगा, हाँ या नहीं? देखिए, डेड बॉडी तो आप गोइंग लिटिल टू फार, लेकिन वो मफलूज किस्म का एक है जिसके पोलियो ज़्यादा किस्म की एक तंजीम है, और इन दोनों को बुनियादी तौर पे ब्रैकेट करना एक सवाल में, वो मुझे तो यूं लगता है जैसे आप इसको कोई बदुआ देने के मूड में हैं। देखें, बात सुने, आपने एक बात की, मोजज़े से कम नहीं है। ये मोजज़ों का जमाना नहीं है, ये मजबूरियों का जमाना है। ये जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं, ये ग्लोबल सुपर मार्केट है, इसमें खोखे भी हैं और बहुत बहुत बड़े मेगा स्टोर्स भी हैं। ये मजबूरियां हैं जो बहुत सारे काम करवाएंगी। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, मैंने तो डे वन से ये कह रहा हूं कि पाक भारत ताल्लुकात में भी अल्टीमेटली बहरहाल ये आपको ये रिंकल आउट करना पड़ेगा, इसके बगैर आप इस दुनिया में जिंदा रह नहीं सकेंगे। सो इसमें साख का मुतबादल होना, वो तो मेरा ख्याल है इसके साथ ज्यादती वाली बात है। वो जो बात मदर साहब कर रहे थे टेंशन वाली, तो वो चूंकि पाक भारत एक बहुत ही अपनी नौयत का अनोखा ही किस्सा है, इसको रायर्स पे आजकल 2017 में यकीन ही नहीं आता कि कोई दो मुल्क जो हैं वो उनके दरमियान इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इट्स वेरी रेयर, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूं इसमें बेहतरी के इम्कानात खासे रोशन हैं। बाकी जो लोग एजेंडा सुबह बड़े खूबसूरत बना लिए जाते हैं, वो कोई नहीं है, लेकिन देखना यह है पीपल हु विल बी कॉलिंग द शॉट्स, हाउ सीरियस, हाउ कमिटेड दे आर। आप हाँ लेकिन का, बहरहाल साख से ये बहरहाल इसका मुस्तकबिल मुझे बहुत बेहतर नजर आता है। साख से मुस्तकबिल बेहतर, हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, क्या आप भी समझते हैं कि जी, मैं हाँ का ठीक कि क्या खिता एक नए तिजारती मॉडल की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए ईसीओ के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, क्या वो साथ चल सकेंगे एक दूसरे की और एक मजबूत बॉडी बनेंगे, एक नया तिजारती मॉडल होगा और भारत का मुकाबला हो सकेगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? ऑप्शन क्या लेंगे? आयशा, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने वाली बात है। ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सीपैक एक ट्रेड कॉरिडोर है, उस ट्रेड कॉरिडोर को आप कंबाइन कर सकते हैं। ईसीओ एक और ट्रेड कॉरिडोर ज़ाहिर है एक अरसे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें उस मेच्योरिटी लेवल पे आई हैं जहां से चाइना और ये वाला कॉरिडोर मिल सकता है, सेंट्रल एशिया के साथ जाके मिल सकता है। सो कल को अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों और उसका डायरेक्ट लिंक जो वहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह बिछ रही हैं वो सेंट्रल एशिया के साथ मिले, तो वो एक कॉरिडोर बन सकता है। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें इवॉल्व कर सकती हैं, लेकिन ये ट्रेड के ऊपर बात है। हमारे जो कल्चरल टाइज हैं टर्की के साथ वो हैं, हमारे जो ईरान के साथ रिलेशनशिप है वो है, जो अफिनिटीज़ हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उस तरह की जिस तरह की पाकिस्तान और इंडिया और अब जो हमारा अफगानिस्तान के साथ भी किसी हद तक रिलेशनशिप डेवलप हो गया या ख़राब हो गया। साख को चलाने के लिए एक आपको माइंडसेट का चेंज चाहिए, और वो उससे इस खित्ते के ऊपर बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान इंडिया के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि वो आप ईयू की तरह की एक यूनियन की बात कर रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपके डिफेंस बजट्स चेंज हो सकते हैं, जो आपकी थ्रेट परसेप्शन है वो चेंज हो सकती है, जिस तरह लोग अपनी जिंदगियों को इमेजिन कर सकते हैं। बाबर साहब, माजरत के साथ आपको टोक रही हूं, आपने यूरोपीय यूनियन तर्ज की मंडी की बात की, तो क्या ईसीओ नहीं वो जगह बन सकती है? अगर सार्क को एक तरफ रख दें, आप सार्क को कह रहे हैं कि वो उसको उस तरफ पैटर्न पे बात करती, ईसीओ नहीं वो रिप्लेसमेंट बन सकता? देखिए, जो ईयू की आप बात करते हैं ना, ईयू पूरे खित्ते में से टेंशन खत्म हो गई थी। सो किसी को ट्रेड का ज्यादा हिस्सा मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था, लेकिन तमाम लोग बेनिफिट कर रहे थे। अब ट्रेड वाइज तो आप बेनिफिट कर सकते हैं कि आपकी इंटरडिपेंडेंस ईरान के साथ बढ़ जाए, ट्रेड बढ़ जाए, आपकी इंटरडिपेंडेंस टर्की के साथ बढ़ जाए, ट्रेड बढ़ जाए, चाइना के साथ बढ़ जाए ट्रेड। लेकिन जो ओवरऑल थ्रेट परसेप्शन है यहाँ पे, जो टेंशंस हैं इस रीजन में, वो तो इस वजह से हैं क्योंकि एक चीज अफगानिस्तान में हो रही है, उसका हमारे साथ रिलेशनशिप है, या हमारा इंडिया के साथ
एनमिटी है हमारी इंडिया के साथ। जब तक आप वो चीजें ठीक नहीं करेंगे, हो सकता है आपके ट्रेड की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए बाकी दुनिया के साथ, लेकिन इस खित्ते की माइंडसेट और उसकी ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो चेंज नहीं होगी। सो ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस स्टेज के ऊपर एक परसेप्शन क्रिएट हो रही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहा है, वो इससे खत्म हुई। हम इंटीग्रेट हो रहे हैं दुनिया के साथ, हम ऑल्टरनेटिव्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, रशिया से ताल्लुकात इंप्रूव कर रहे हैं। सो ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे सार्क का ऑल्टरनेटिव नहीं समझना चाहिए, ना ही ये है। आप नहीं का ऑप्शन लेंगे? इम्तियाज आलम साहब जी देखिए, हमारा सारा तसव्वुर जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। सार्क नहीं चल रहा, इंडिया से फड्डा है। हम इको बना रहे हैं कि इंडिया को अपने बाहर रखना है। अब देखने की बात यह है कि इको जो ममालिक हैं ये ज़्यादातर तवानाई वाले हैं, ईरान हो या सेंट्रल एशिया के ममालिक हो। पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ी मंडी नहीं है, उनके तेल और गैस के लिए और बिजली के लिए। कासा कहीं आगे जाता नज़र नहीं आता। ईरान से हमने गैस पाइपलाइन में आगे पेशरफ्त नहीं की। उनके लिए भी तब वायबल बनेगा कि गैस लाइन पाकिस्तान भी आए और इंडिया भी जाए और बांग्लादेश भी जाए। अब सार्क के जितने ममालिक हैं उसमें चीन हावी हो गया है इक़्तिसादी तौर पे भारत के मुकाबले में। नेपाल हो या श्रीलंका हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया चाइना। इसी तरह सी पैक के हवाले से तो सी पैक के हवाले से कोई बहुत बड़ी अट्रैक्शन नहीं है इन ममालिक को, क्योंकि पहले ही सेंट्रल एशिया और चीन आपस में बहुत जुड़ गए हैं और गैस पाइपलाइन चल रही हैं और वहाँ से शाहराहें बन गई हैं, वो लिंक हो गई हैं। और ये जो वन रोड और वन बेल्ट है उसका एक्सटेंशन वहाँ भी है। अब ये तभी बनता है कि जो कभी मुशर्रफ के ज़माने में ये बात शौकत अजीज़ करते थे और बाद ये चली भी और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ भी करते हैं, ये जो इलाकाई खुद इन्हिसारी है, इलाकाई बाहम इन्हिसारी है। पाकिस्तान भी तबानाई के हिसाब से एहतियाज है पाकिस्तान को तवानाई की, हिंदुस्तान भी तवानाई के हिसाब से भूखा है, चीन भी तवानाई के हिसाब से भूखा है। इन सबको ये ज़राए चाहिए और ख़ुद सार्क भी तभी आगे बढ़ पाएगा अगर सार्क का और सेंट्रल एशिया का या इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपको रोकूंगी। आपने सार्क के आगे बढ़ने की बात की, कुछ दिन पहले आप खुद भी भारत से होकर आए। अभी बाबर साहब ने भी कहा कि सार्क को चलाने के लिए माइंडसेट के चेंज की जरूरत है। वहां क्या सोच है? उन्होंने तो खुद सार्क को अमलन नाकाम बना दिया, वो नहीं साथ चलना चाहते। आपको पता है यकीनन भारत ने जो किया पिछले समिट के साथ वो अच्छा नहीं किया और सार्क की स्पिरिट यही है कि दो तरफा ताल्लुकात को बाहर रखा जाए और सार्क का जो एजेंडा है वो इको से बहुत बड़ा है। लेकिन सार्क क्यों नाकाम हुआ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट की नज़र हो गया। इसी तरह हमारा ईरान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इसमें और बहुत आगे नहीं है। इसी तरह आए हुए हैं। अगर बहुत अच्छे होते तो गैस पाइपलाइन आज पाकिस्तान में बन चुकी होती। नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम सऊदी अरब से डरे हुए इस मामले पे। फिर अफगानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। अगर अफगानिस्तान नहीं आता तो हम कैसे सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे, कैसे कासा होगा, कैसे सेंट्रल एशिया से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आएंगी। अलबत्ता ईरान के साथ जो चाबहार की बंदरगाह है और ये जो हमारी बंदरगाह है, ये आपस में सिस्टर पोर्ट्स बन सकती हैं और एक अच्छा और खुद चाहेगा, ईरान भी ये चाहता है और खुद चीन चाहता है। लोगों ने वन बेल्ट वन रोड नहीं पढ़ा हुआ, वो इसमें शामिल करना चाहते हैं भारत को भी, वो इसमें शामिल करना चाहते हैं ईरान को भी, सेंट्रल एशिया को भी। मैंने आपसे यही सवाल किया, भारत से होकर वहां सोच माइंडसेट कहां खड़ा है? मोदी के साथ जो कुछ एसोसिएट हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट है कि वो सी पैक में शामिल हो। गो कि वो एतराज उठा रहे हैं पाकिस्तान की सी पैक पे और मैं समझता हूँ ये उनका बेहुदा एतराज है। जल्दी जो माशी हकायक जो हैं खुद को बनवाएंगे। हिंदुस्तान को तवाना ही चाहिए और सबसे करीब तीन रास्ता पाकिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक है, या ये जो हमारी बंदरगाह बन रही है उसके जरिए है। और ये सबसे करीब तीन रास्ता पड़ेगा भारत को भी और सस्ता तीन पड़ेगा। ईरान की गैस भी चाहिए और वो अब सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? आप फिर नहीं क्यों ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? आप साहब को बड़ा प्लेटफॉर्म, वही बात कह रहा हूँ, बाबर सत्तार साहब ने भी की कि इन्हें आपस में ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये बढ़ना है। लेकिन अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे को कहीं तो देखना है ना, तो आप नहीं क्या फिर भी जो आप कह रही है ना कि ये हम हमारी ये पुरानी खारजा
कि महकमे की दरफंतरी है। अच्छा, हमें सार्क से आइसोलेट किया, हम देखो इको खड़ा कर रहे हैं। इको नहीं खड़ा हो सकता, ऑप्शन ले रहे हैं। इको नहीं खड़ा हो सकता जब तक भारत इसमें ना आए, जब तक चाइना इसमें ना आए। ठीक, आप कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों, अकेला इको नहीं डिलीवर कर सकेगा। इरशाद भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान का आइसोलेशन का इमेज जो कुछ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ, ईसीओ अपने इख्तिताम को पहुंची, आइसोलेशन का इमेज खत्म हुआ, वो तासुर के पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और फिर ये भी कहिएगा कि क्या आप समझते हैं कि इको नहीं काम कर सकता, नहीं डिलीवर कर सकता, सार्क जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म साथ हो तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे और खिता फिर यूरोपीय यूनियन तर्ज पर आगे बढ़ सकता है, एक तिजारती खिता बन सकता है? आयशा देखें, ये बिल्कुल ठीक है कि सार्क एक गरीब ममालिक की तंजीम थी जिसमें झगड़े ज़्यादा थे, और झगड़ों में पाकिस्तान, इंडिया ने डोमिनेट उन झगड़े ने कर लिया। ये जो इक़्तिसादी तावन की तंजीम है वो उसमें झगड़े कम हैं, वो निस्बतन अमीर ममालिक की है। लेकिन दो बातें, ये बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जो मुल्क अपने हमसाये से तिजारत नहीं कर सकता, जिसका हमसाया खुश नहीं। अब मेरे ये एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी जेब में भी पत्थर है और मेरे हमसाये के जेब में भी पत्थर है, हम रोज़ एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मेरे तल्लुकात, मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर में मेरे तल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएं, कराची में मैं बड़ा फिट हो जाऊँ, सारा कुछ हो जाऊँ। भाई आपके तल्लुकात, हम जब तक हमसायों से आपके तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, जब तक आपकी तिजारत इनसे ठीक नहीं होगी, जब तक आप इस रीजन के जो मेन इश्यूज़ हैं उनमें एक प्लेटफार्म पे, एक पेज पे नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं हो जाए। आप छोड़ दें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को कि ये इंडिया के अंडर है। क्या हमारी और अफ़गानिस्तान की दुश्मनी ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप से भी ज़्यादा है, जो साल साल लड़ के आज इकट्ठी तिजारत कर रहे हैं? क्या हमारी दुश्मनी अमेरिका और जापान से भी ज़्यादा है कि बम गिरा के भी आज वो पार्टनर हैं एक दूसरे के और वो कर रहे हैं? और आप आइसोलेशन की बात करती हैं, क्या भारत रशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा मुआहदे कर चुका है। भारत चीन के साथ इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें करने जा रहा है। इसके अलावा फार ईस्ट में आप आउट हो गए, मिडल ईस्ट में आप आउट हो गए। ईरान का सदर आता है, उससे पहले वो इतने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि सरताज अज़ीज़ को डिफेंस सेक्रेटरी को ले जाना पड़ता है ईरान, और उनको यकीन दहानी करानी पड़ती है कि हजूर तशरीफ़ लाएं, हम वो सारे खदशात, और तब वो तशरीफ़ लाते हैं। इसके देखें, और दूसरी बात यह कि भारत की और आपकी तिजारत इस तरह हो रही है, आपका ट्रक जाता है दुबई में एक दूसरे शिप में जाता है और वाया मुंबई चला जाता है। आप हांगकांग और दुबई के ज़रिए कर रहे हैं। तो याद रखें कि ये ECO एक एडिशनल फोरम हो सकता है। जब तक आप अपने रीजन में, आप अपने हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, आप सार्क को फाल नहीं करेंगे, आप अपने झगड़े ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, इस खित्ते में तरक्की नहीं होगी, और आप उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकते और ना आप आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इन मामलात को, जो सार्क है, ECO सार्क का मुतबादल नहीं हो सकती, सार्क को फाल करना होगा और उसके प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना होगा। आपने दो तरफ से बात की, एक तरफ आपने ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात कर दी और साथ ही भारत, दो मुख्तलिफ तरफे हैं। जो सार्क का मामला हुआ वो भारत की तरफ से हुआ। अगर ईरान और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां यकीनी तौर पर पाकिस्तान को सूरत हाल बेहतर करने की जरूरत है। तो आप दोनों को इकट्ठा करके बात करें कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है, चाहे भारत के साथ हो या दूसरी साइड पर हो। देखिए, आपकी लीडरशिप क्या होती है? जब मसाइल एक एंड पे पहुंचे जहां आम आदमी ना हल कर सके, वहां से लीडरशिप, मैनेजमेंट, विजन शुरू होता है। आपका मैनेजमेंट, विजन और लीडरशिप का ये हाल है कि गवादर से 70 किलोमीटर दूर चाबहार ईरान के साथ कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। आप कल तक वो ईरान जिसको आप पे इल्ज़ाम लगते थे कि हमने न्यूक्लियर उनकी मदद की, उनको इतना किया, आज वो उनका सदर आने से पहले आपसे गारंटीज ले रहा है, श्योरिटी ले रहा है। तो ये एक सारी बनावटी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, एक यानी वो आप कोई पोटेंशियल नहीं देख रहे इसको, पूरे को कॉस्मेटिक सर्जरी कह रहे हैं और लीडरशिप के विजन पे भी बात करते हुए ऑप्शन नहीं का ले रहे हैं। हमारे सामने सवाल के जवाब में 3 नहीं में ऑप्शन लिए गए हैं कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम सार्क का मुतबादल नहीं हो सकती, सार्क को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों ही होने चाहिए, और तभी सार्क इफेक्टिव होगा जब खित्तियों के साथ ताल्लुकात बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। 2 हाँ के ऑप्शन है, हाँ के ऑप्शन मज़हर अब्बास और हसन निसार साहब की जानिब से लिए गए हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा ही, इतना ही। अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।